नमस्कार। आज के इस खास और दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम मैप करेंगे भारत के विशाल और विविध तटीय किनारों को, यानी हमारी कोस्टलाइंस को। अब देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर खींची कुछ लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी धरती के इतिहास और भूगोल की एक जीती जागती कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे भारत की इस विशाल तटीय सीमा से। फिर पश्चिमी तट का बारीकी से मुआयना करते हुए हम गुजरात से सीधा मालाबार तक दक्षिण की ओर जाएंगे। इसके बाद हम कन्याकुमारी से टर्न लेंगे और विस्तृत पूर्वी मैदानों से होते हुए तमिलनाडु से उत्कल तक वापस उत्तर की ओर अपना सफर पूरा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत की इस विशाल तटीय सीमा की, गोंडवाना लैंड से लेकर आज तक के सफर की। सच कहूं तो यह सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि इन तटरेखाओं का निर्माण क्रिटेशियस काल के दौरान उस प्राचीन गोंडवाना लैंड में दरार पड़ने से हुआ था। मतलब हम जो आज देखते हैं वो करोड़ों सालों की भौगोलिक उथल पुथल का सीधा सीधा नतीजा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 7516.6 किलोमीटर है ना, बहुत बड़ा नंबर। अगर हम सिर्फ भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो वो करीब 6100 किलोमीटर लंबी है, जो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा अचानक से उछलकर एक विशाल 7516.6 किलोमीटर बन जाता है। बिल्कुल हैरान करने वाला। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी संरचना कैसे बनती है। हम बात करें पश्चिमी तट की, अरब सागर के साथ लगी उस संकरी पट्टी की। यह तट उत्तर में गल्फ ऑफ खंभात से शुरू होता है और सीधा नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक एक पतली सी पट्टी के रूप में चला जाता है। अब अगर आप इन दोनों तटों को आमने सामने रखकर देखें तो एक बहुत ही साफ और बड़ा अंतर दिखाई देता है। पश्चिमी तट को देखिए, ये काफी संकरा है। इसकी औसत चौड़ाई बस 65 किलोमीटर के आसपास है। ये समुद्र और पश्चिमी घाट के बीच एकदम दबा हुआ सा है, जहां आपको ऐश्वर्य और खड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ पूर्वी तटीय मैदानों को देखिए, ये बहुत ज्यादा चौड़े हैं, लगभग 120 से 200 किलोमीटर तक फैले हुए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ विशाल नदियों के डेल्टा हैं और जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल का बहुत भारी जमाव है। चलिए अब दक्षिण की यात्रा शुरू करते हैं, गुजरात से मालाबार तक। सच कहूं तो हमारा असली जियोग्राफिकल वर्चुअल टूर अब शुरू होता है। हम अरब सागर तट के सबसे उत्तरी छोर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे नीचे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। अब जब हम इस पश्चिमी ढलान से नीचे उतर रहे हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से 4 बड़े पड़ाव आएंगे। सबसे पहले आएगा गुजरात प्लेन्स, उसके बाद हम पहुंचेंगे कोंकण कोस्ट, फिर और नीचे कर्नाटक कोस्ट और आखिर में मालाबार कोस्ट। इस तरह एक के बाद एक सीढ़ियां उतरने से हमारे दिमाग में इस पूरे पश्चिमी तट का एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा बन जाता है। यहाँ कच्छ को लेकर एक छोटी सी लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी है। क्या आप जानते हैं कि कच्छ कभी समुद्र और लेगून से घिरा एक पूरा द्वीप हुआ करता था? जी हाँ, लेकिन फिर सिंधु नदी यानी हमारी इंडस रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया। अब हुआ ये कि नदियों के साथ जो अवसाद यानी सेडिमेंट्स आए, उन्होंने इस जगह को भर दिया। नतीजा, पानी की कमी, और इस बदलाव ने इस पानी से घिरे इलाके को एक शुष्क और बंजर जमीन में बदल दिया, जहां आज हम ग्रेट रन और लिटिल रन देखते हैं। वहीं काठियावाड़ में आपको मिलेगा ज्वालामुखी से बना माउंट गिरनार और गिर के घने जंगल, और गुजरात के तटीय मैदानों का तो एक बड़ा हिस्सा सिर्फ हवा से उड़कर आई रेत से ढका है। ये सब दिखाता है कि हमारा भूगोल कभी एक जैसा नहीं रहता, वो लगातार बदल रहा है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब कोई तटरेखा पीछे की तरफ खिसकती है तो वो कैसे एक एम्बेनमेंट यानी खाड़ी जैसी जल आकृति बना देती है। इसका एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है मुंबई के पास स्थित ठाणे क्रीक। ये 50 से 80 किलोमीटर चौड़े कोंकण तट पर मौजूद है और एक बेहद शानदार प्राकृतिक बंदरगाह या नेचुरल हार्बर का काम करता है। थोड़ा और नीचे चलते हैं। कोंकण से आगे गोवा से मैंगलोर के बीच आता है कर्नाटक कोस्ट। यह हिस्सा थोड़ा संकरा है, मुश्किल से 30 से 50 किलोमीटर चौड़ा। हालांकि मैंगलोर आते आते यह 70 किलोमीटर तक फैल जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है इसके ऊंचे ऊंचे झरने जो पश्चिमी घाट की खड़ी ढलानों से सीधे नीचे गिरते हैं। इनमें से एक को तो आप यकीनन जानते होंगे, शरावती नदी पर मौजूद गरसोप्पा, या जिसे हम जॉग फॉल्स कहते हैं। 271 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी सोचकर ही रोमांचक लगता है ना? अब हम पहुंच रहे हैं मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैले मालाबार तट पर। कर्नाटक की मुकाबले ये इलाका काफी चौड़ा है और यहाँ के मैदान थोड़े निचले हैं। पूरी दुनिया में अगर ये तट किसी एक चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है यहाँ के कयाल यानी बैक वाटर्स। उथले लगून और सैंडस्पिट्स यहाँ के नज़ारे को एकदम खास बना देते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन और विशाल उदाहरण है वेम्बनाड झील। जरा इसके आकार की कल्पना कीजिए, 75 किलोमीटर लंबी और 5 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी। ये वाकई अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। चलिए अब बारी है हमारे सफर के अगले बड़े पड़ाव की, विस्तृत पूर्वी मैदान, डेल्टाओं और लैगूनों की भूमि। अब हम कन्याकुमारी पर आ गए हैं और यहाँ से हमें एक यू टर्न लेना है। अब हम सीधा उत्तर की ओर मुड़ेंगे और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैले उन विशाल और कहीं अधिक चौड़े पूर्वी तटीय मैदानों को एक्सप्लोर करेंगे। ये हिस्सा पश्चिमी तट से एकदम अलग है। सच में ये डेल्टाओं और लैगूनों की एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। अब इससे पहले कि हम पूर्वी तट के इन शानदार नज़ारों में खो जाएं, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर लैगून होता क्या है।
आसान भाषा में कहें तो लैगून पानी का वो उथला या खारे पानी का हिस्सा होता है जो सैंडबार्स, बैरियर आइलैंड्स या मूंगे की चट्टानों की वजह से मुख्य महासागर से अलग हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर हम चिल्का और पुलिकट जैसे भारत के कुछ सबसे मशहूर लगून से रूबरू होने वाले हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मैदानों की पूरी रूपरेखा असल में नदियों ने ही तय की है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी विशाल नदियों के नेटवर्क ने इन तटीय क्षेत्रों को गढ़ा है। अगर हम इतिहास में जाएं तो इन्हें नॉर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल तट के मूल डिविजन्स में बांटा गया था, लेकिन आज इन्हीं नदी प्रणालियों की वजह से हम इन्हें आधुनिक उत्कल, आंध्रा और तमिलनाडु कोस्ट के रूप में पहचानते हैं। तो चलिए अपने इस वर्चुअल टूर को बिना रोके आगे बढ़ाते हैं, तमिलनाडु से उत्कल तक की यात्रा। अब हम भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से होते हुए इन चौड़े पूर्वी मैदानों के रास्ते सीधा उत्तर की ओर अपनी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के मैदानों से, जो कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक पूरे 675 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं और इनकी चौड़ाई भी औसतन 100 किलोमीटर के आसपास है। इसके थोड़ा और ऊपर जाने पर आते हैं आंध्र के मैदान। इनकी जो तटरेखा है वो काफी हद तक सीधी है और इसी सीधी रेखा की वजह से विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम को छोड़ दें तो यहाँ आपको प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त प्राकृतिक घटना घटी है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो डेल्टा हैं उन्होंने आपस में मिलकर एक विशाल सिंगल फिजियोग्राफिक यूनिट बना ली है, जिसने आंध्र की पूरी कोस्टलाइन को एक नया ही रूप दे दिया है। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। कोलेरू झील, जो कभी समुद्र के किनारे बसा एक खारे पानी का लैगून हुआ करती थी, आज वो पूरी तरह से एक अंतर्देशीय ताजे पानी की झील बन गई है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ ही दशकों में नदी का डेल्टा समुद्र के अंदर 35 किलोमीटर तक फैल गया है। जरा सोचिए, जमीन सचमुच समुद्र को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ती जा रही है। भूगोल बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने लगातार बदल रहा है। और अब हमारी ये शानदार यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, उत्कल का मैदान, जो उड़ीसा के तट के साथ लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका निर्माण महानदी डेल्टा द्वारा लाए गए गाद यानी एल्यूवियल डिपॉजिट्स की मोटी परतों से हुआ है। इसी महानदी डेल्टा के ठीक दक्षिण में स्थित है भारत का एक अनमोल रत्न, चिल्का झील। ये कोई आम झील नहीं है दोस्तों, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा लगून है और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि यानी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से इस तथ्य को दर्शाती है कि भारत के इन तटीय मैदानों की कहानी असल में अपनी दिशा बदलती नदियों, लगातार फैलते डेल्टाओं और पीछे हटते समुद्र के किनारों द्वारा ही लिखी गई है। समुद्र की लहरें और नदियों का बहाव, ये दोनों प्राकृतिक ताकतें मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के इस नक्शे को लगातार हर पल नया आकार दे रही हैं। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। ये जानने के बाद कि नदी के डेल्टाओं ने इतनी ताकत दिखाई है कि उन्होंने झीलों को समुद्र से 35 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ धकेल दिया है। आपको क्या लगता है, आने वाली सदियों में भारत की ये तटरेखाएं कितनी मौलिक रूप से बदलेंगी और क्या नया आकार लेंगी? हमारी इस धरती का परिदृश्य कभी स्थिर नहीं रहता। उम्मीद है कि आप भी हमारी तरह ही इन भौगोलिक रहस्यों और बदलावों को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक होंगे। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।